आइए दोस्तों, ये एक और पेपर देख लेते हैं। 10th क्लास हिंदी और इवनिंग शिफ्ट वाले अपने आंसर चेक कर लें, मार्क्स चेक कर लें। साथ में मॉर्निंग हो चाहे इवनिंग हो, क्योंकि फाइनल एग्जाम में आपको ग्रामर के भी सेम क्वेश्चंस होते हैं, कृतिका क्षितिज के भी सेम क्वेश्चंस होते हैं। तो क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस आप ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ यहाँ पर। सबसे पहले आपके पास एक गद्यांश है, इस गद्यांश को पढ़ लो और तब तक आप वीडियो को लाइक कर लो। साथ में आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर आपको सारी अपडेट जो भी नहीं आती है वो सारी शेयर होती रहती है। तो यहाँ पर ये भी एजुकेशन से रिलेटेड ही है टॉपिक। मॉर्निंग शिफ्ट वालों के पास भी एजुकेशन से रिलेटेड ही पैसेज आया था। और पहला प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार बच्चे के जीवन का पहला चरण क्या है। तो बच्चे के जीवन का पहला चरण स्कूली शिक्षा होता है। मानव जीवन को संचालित करने वाला ईंधन क्या है? ज्ञान है। ठीक है, तो मानव को कौन चलाता है? वो ज्ञान ही चलाता है। अब यहाँ पर कथन और कारण को आप पढ़ें, क्योंकि ये पैसेज में ज़्यादा नहीं फोकस करूँगा, मैं फोकस करूँगा आपके ग्रामर वाले क्वेश्चंस पे। तो आपका सी सही है। उसके बाद पर ज्ञान के बिना कौन जीवन में सफल नहीं हो सकता। तो वैसे तो कोई भी सफल नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर व्यक्ति की बात की गई पैसेज में, तो व्यक्ति इसका आंसर है। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार निम्न में से ज्ञानवान व्यक्ति की पहचान क्या हो सकती है। तो सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। जो भी ज्ञानी पुरुष होता है, जो ज्ञानी लोग होते हैं, वो सही डिसीजन ले लेते हैं। अब आपके पास जो है वो काव्यांश है, तो काव्यांश को यहाँ पर आप देखें और यहाँ पर इस कविता को पढ़ लेंगे आप। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चंस आपके लिए हैं। तो भी अगर आपको ग्रामर के किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट रहता है, तो हमारे चैनल पे आपको सारी वीडियोज ग्रामर के टॉपिक की एक्सप्लेन के साथ मिलती हैं। अपने तन मन की खाद मिलाकर के किसान किसको जीवित रखता है? मिट्टी को, है ना। तो किसान मिट्टी को जीवित रखता है। गद्यांश में मिट्टी की गरिमा कौन गाता है? तो किसान गाता है। पृथ्वी को डैश कभी नहीं हरा पाए, तो बादल नहीं हरा पाए, है ना। और यहाँ पर जो है इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, तो उनमें सी ऑप्शन ही करेक्ट है। और यह धरती किसान की है, पहला स्टेटमेंट है। क्योंकि किसान मिट्टी के साथ जीता है और मरता है। मिट्टी के रंग, रूप, तत्व, प्रकार आदि सभी गुणधर्मों को समझता है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। मिट्टी में किसान डैश का सपना देखता है, तो सोने का सपना देखता है ना, सोना निकलेगा उसमें। चलिए, अब यहाँ से आप ध्यान से देखें इन प्रश्नों को, कैसे आपको इन्हें सॉल्व करना है। हमारे पास रचना के आधार पे हैं। वह बाजार गया और आम लाया। तो ये सबसे पहले तो ये संयुक्त वाक्य है। और आप कौन से स्कूल से इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने स्कूल का नाम ज़रूर कमेंट सेक्शन में रखें, ताकि हमें ये समझ में आए कि भाई आप कौन कौन से स्कूल में हमारी वीडियोज़ को देखते हैं। आपको इसे सरल में बदलना है, तो सरल में बदलने के लिए आपको इसे सिंपल बनाना पड़ेगा। तो वह बाजार जाकर आम लाया, है ना। कर जोड़ेंगे या ही जोड़ेंगे तो आपका सरल बन जाता है। मुझसे मिलने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, इसका आपको संयुक्त बनाना है। और तथा जोड़ना है, किंतु, परंतु, लेकिन जोड़ना है। तो यहाँ पर आप इसे जोड़ेंगे, मुझसे मिल लेना, परंतु प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, लेकिन प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, है ना। तुम गाड़ी रुकने के स्थान पर चले जाओ, इसका मिश्र वाक्य होगा। तुम गाड़ी रुकने के स्थान पे चले जाओ, तो आप लास्ट वाला देखेंगे, तो तुम वहाँ चले जाओ जहाँ गाड़ी रुकती है ना। तो यहाँ पर 2 सेंटेंस होंगे मिश्र में। आगे मिश्र वाक्य की पहचान करेंगे आप चारों में से। तो चारों में से कौन सा है? यहाँ पर देखें की जुड़ा है यहाँ पर। तो आप देखिए, मनोहर ने ऐसा वक्तव्य दिया कि गरिमा रू पड़ी। तो 2 सेंटेंस हैं यहाँ पर। अब आपको यहाँ पर कॉलम मैच करने हैं। तो यहाँ पर देखो, कॉलम ए और कॉलम बी। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सा सेंटेंस किस टाइप का। रीता रोती रही और चुप हो गई। तो और जुड़ने से यहाँ पर जो है आपका संयुक्त हो गया। चूँकि वह विद्यार्थी था, इसलिए शिक्षक के पास गया। तो ये आपका कंजक्शन जुड़ा है, इसमें दो सेंटेंस हैं। समझदार होकर भी सरल बनो, तो ये आपका सरल है। यानी कि पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, बी वाला। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आपको वाच्य से भी प्रैक्टिस करनी है। तो प्लीज़ आप यहाँ पर ध्यान से समझें, ताकि जो आपके फाइनल एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उनमें आपको गलती ना हो। अभिनव द्वारा अभिनय किया गया। तो ये आपका अभिनय जो है वो कर्म है, तो इसलिए आपका कर्मवाच्य हो गया।
बच्चे से दौड़ा नहीं गया भाववाचक हो गया, खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया ने जुड़ा है तो कर्तृवाचक हो गया। यानी कि इसका ऑप्शन है पहले का 3 दूसरे का दूसरा, पहले का 3 दूसरे का दूसरा, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे देखो इसमें से कर्मवाच्य का उदाहरण आपको छांटना है। कर्मवाच्य का करीम द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है। ठीक है, यहाँ पर देखो करीम पतंग उड़ा रहा है, करम पतंग नहीं उड़ा रहा है, तो देखो सिंपल सा एक ही में यहाँ पर द्वारा है और आपका यही वाला कर्मवाच्य है। इसमें से कर्तृवाच्य का उदाहरण आपको छांटना है, तो भाई सिंपल सा है कर्तृ, देखो इसमें से है, इसमें द्वारा है, इसमें भी द्वारा है, लेकिन ये वाला जो है ने जुड़ा है, तो आपका करेक्ट आंसर यही हो गया। मैं नहीं लिखता इसका भाववाच्य बनाने, तो भैया मुझसे नहीं लिखा जाता, सिंपल सी बात है, मैं नहीं लिखता, मुझसे नहीं लिखा जाता, तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला चलिए, मुझसे अब नहीं चला जाता, इसका कर्तृवाच्य बनाना है, तो ये भी बहुत सिंपल है, मैं अब नहीं चल पाता हूँ, मैं अब नहीं चलता, सॉरी यहाँ पर आप ये वाला देखेंगे, मैं अभी अब नहीं चलता। ठीक है, आगे देखोगे पद परिचय वाले, तो पद परिचय के सिंपल से होते हैं, आपको मैंने बार बार बताया कि डिलीट वाला ऑप्शन यहाँ पर आपको यूज़ करना है। देखिए यहाँ पर बनाती है को आपको एक्सप्लेन करना है, तो सबसे पहले ये पुल्लिंग नहीं है, स्त्रीलिंग है, तो भैया पुल्लिंग वालों को डिलीट कर दो, ये वाला पुल्लिंग है, ये वाला पुल्लिंग है, भाई एक ही बचा आपके पास, सिंपल सा देखो सकर्मक क्रिया बन गया ना, बाकी आपको देखना ही नहीं है, सिंपल सा आपको स्त्रीलिंग देख लिया। आगे देखो राधिका सुबह जल्दी उठती है, तो अभी आपको राधिका का पद परिचय करना है, तो देखो राधिका लड़की है, तो पुल्लिंग जहाँ पर भी लिखा है उसे आप डिलीट कर दो, तो भैया सिंपल सा आपका आंसर आ गया है, पुल्लिंग वाला डिलीट कर दो, आपका क्लियर हो गया। वैसे भी देखो राधा क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा एकवचन है, स्त्रीलिंग है और कर्ता कारक है ना। अब आगे देखो वह किसी की बात नहीं मानती, यहाँ पर आपको वह का पद परिचय करना है, तो ये भी बड़ा सिंपल है, एक बार देखेंगे इसमें डिलीट वाला देखो वह है ना, तो वह क्या बहुवचन नहीं है, तो भैया बहुवचन को डिलीट कर दिया। मानती है ना, तो ये स्त्रीलिंग है, तो पुल्लिंग वाला को भी डिलीट कर दो, भैया पुल्लिंग है और मेरे ख्याल से ये भी पुल्लिंग ही है, देखते हैं, यस ये भी पुल्लिंग है, तो आपका क्या हो गया भाई, ये वाला क्लियर हो गया ना। चलिए आगे चलते हैं, और नीरजा पार्क में जाती है, सिंपल सा यहाँ भी आपको जो जाति शब्द है वो आपका स्त्रीलिंग हो गया, तो कोई पुल्लिंग है क्या, पुल्लिंग वाला भाई सिंपल सा इन्होंने पेपर बना दिया, स्त्रीलिंग आपका क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, और डाल पर सुंदर फूल लगे हैं, तो दोस्तों यहाँ पर ये आपके लिए बोनस, यहाँ पर बोनस है, ये क्यों है बोनस, देखो जो सुंदर है वो स्त्रीलिंग में भी आता है, पुल्लिंग में भी, है ना भैया, राम भी सुंदर है, सीता भी सुंदर है, तो राम के लिए भी सुंदर, सीता के लिए भी सुंदर आता है, तो यहाँ पे देखो स्त्रीलिंग यहाँ पर लिखा है इन्होंने, स्त्रीलिंग भी होता है, पुल्लिंग भी होता है, देखो एक वचन भी है, बहुवचन भी है, देखो सुंदर फूल लगे हैं और सुंदर आम है ना, एक फूल भी सुंदर होता है और बहुत सारे फूल भी सुंदर होते हैं, तो देखिए इसमें 3 है, देखो संख्यावाचक तो ये है नहीं, बट ए बी और सी तीनों आंसर इसके करेक्ट हैं। अपने स्कूल में अगर टीचर आपको मार्क्स काटे तो उन्हें आप ज़रूर बताएं कि जो भी आपके मैडम या सर होंगे उन्हें बताएंगे कि यहाँ पर आप देखोगे, क्योंकि सुंदर शब्द स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों होता है, एक वचन बहुवचन दोनों होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुवचन यहाँ पर दिया है, लेकिन हम उसका फिर भी उसे हम लॉजिक नहीं लगा सकते, क्योंकि सिंगल अगर सुंदर शब्द है तो सुंदर, देखो अगर मैं कहूँगा जाति है ना, तो जाति है शब्द से आप स्त्रीलिंग कह सकते हैं, बट जो मोस्ट है ज़्यादा चांस है वो ये वाला आंसर करेक्ट होगा, बी वाला। बी वाला क्यों होगा, क्योंकि बहुवचन के अर्थ में अगर यहाँ पे लेंगे फूल लगे हैं तो। आगे देखिए अलंकार वाले शब्द हैं, तो भैया पाहुन जो आए हैं गांव में शहर के, तो इसमें 2 अलंकार हैं। पहला आपका, क्योंकि मेघ आए बन के, यहाँ पर मानवीयकरण हो रहा है, लेकिन मानवीयकरण तो आपके ऑप्शन में कहीं है नहीं। अब आप क्या करेंगे, आप फिल्मी गानों के माध्यम से, फिल्मी गानों से हमारे चैनल पे आप अलंकारों को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सा होगा, ज्यों शब्द आया है तो उत्प्रेक्षा अलंकार आपका हो जाएगा। अगर यहाँ पे मानवीयकरण होता तो आपको मानवीयकरण अलंकार भी यहाँ पर माना जाता। दिवसावसान का समय मेघ में आसमान से उतर रही, तो भैया जो मेघ में है वो आसमान से उतर रही है, जो बादल है वो आसमान से उतर रही है। संध्या सुंदर परिसी, तो यहाँ पर अगर
उपमा अलंकार लिखा होता तो उपमा अलंकार भी यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर परी सी उतर रही है, लेकिन यहाँ पर उपमा अलंकार नहीं दिया है, तो आपका मानवीयकरण अलंकार होगा, क्योंकि मेघ जो है वो उसको लड़की की तरह दिखाया है, तो निर्जीव को सजीव की तरह दिखाया है मानवीयकरण। देख लो साकेत नगरी यही स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही है, तो यहाँ पर जो साकेत नगरी है वो उसे इतनी ऊंची है हाइट में जो स्वर्ग से मिल रही है। अतिशयोक्ति अलंकार बढ़ा चढ़ा के बात किया है। मधुबन की छाती को देखो कितनी सूखी इसकी कलियाँ, तो भैया मधुबन की छाती को देखो उसकी कितनी कलियाँ सूख गई है। तो मधुबन एक फीमेल के रूप में दिखाया है। दूसरा यहाँ पर मधुबन को जंगल बगीचे के रूप में दिखाया है ना। तो देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर मानवीयकरण अलंकार अगर होता तो आप मानवीयकरण में कर देते, लेकिन मानवीयकरण आपको ऑप्शन में कहीं दिख नहीं रहा है, इसलिए आपका यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। श्लेष क्यों होगा? क्योंकि मधुबन को दो अर्थों में लिया, एक तो उपवन जंगल के अर्थ में, दूसरा फीमेल के अर्थ में। तो उसकी छाती को देखो कितनी सूखी कलियाँ जो है कलियाँ सूख गई है ना। जिस पंक्ति में किसी गुण या स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाए, तो भैया बढ़ा चढ़ाकर क्यों एक ही अलंकार होता है आपका अतिशयोक्ति। ठीक है, अगर आपको मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यहाँ पर आपको एक गद्यांश आपके पठित बाल गोविंद भगत से, और इसे आप पढ़ेंगे यहाँ से। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस रखे गए हैं। तो देखो गद्यांश के अनुसार सारा आंगन किससे ओतप्रोत है? तो वे बाल गोविंद भगत के नृत्य और संगीत से जो ओतप्रोत है, तो इस पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद देखो बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया, है ना। तो भाई पुत्र की मृत्यु के दिन। बेटा मरा है लेकिन फिर भी नाच रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर उन्होंने उनकी जो संगीत साधना है, मतलब वो आया है गया है, जन्म मृत्यु को ज़्यादा ध्यान नहीं देते। गद्यांश के अनुसार कुछ सुस्त और बोधा कौन था? तो कौन था भाई? भगत का पुत्र था, है ना। तो ये आंसर हो गया। गद्यांश के अनुसार अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर रखती है। कौन रखती है सबका ध्यान अपनी ओर खींच करके? तो भी आंसर की जो हमें मिलती है उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर सॉरी ये थोड़ा ऊपर हो गया। इसके आंसर अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर लाचारी दे रखी है, लेकिन लाचारी नहीं बल्कि इसका आंसर होगा मृत्यु, है ना, क्योंकि गद्यांश में लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर आपके टीचर्स अगर आपके मार्क्स काटे तो उन्हें बताएं। यहाँ पर देखो किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। तो यहाँ पर मौत यानी कि मृत्यु आंसर होगा। आंसर की में इसका गलत आंसर दिया है, टीचर आपके नंबर काटे ना, इसलिए उन्हें सही चीज़ आप ज़रूर बताएं। अगला भाई गद्यांश के अनुसार धीरे धीरे तन पर कौन हावी हो गया? तो तन पर कौन हावी हो गया भाई? मन हावी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक प्रश्न है, लखनवी अंदाज पाठ में सफ़ेद पोश सज्जन ने तौली में कौन सी वस्तु रखी थी? बड़ा सिंपल सा सवाल है, उन्होंने खीरा रखा हुआ था। ठीक है, नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे के चश्मे को देखकर क्या उम्मीद जगाती है? तो ये आंसर थोड़ा सा डाउट में है, कन्फ्यूज, मतलब सही नहीं है। ऑप्शन में यहाँ लिखना होता नई पीढ़ी बच्चों में भी, लेकिन नए लोगों में देशभक्ति, ये आंसर आपका करेक्ट होगा। अब आपको पठित काव्यांश है, यानी कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से हैं। लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। तो इसको आप पढ़ लें अगर आप ऐसे जो सैम्पल पेपर ले रहे हैं। तो लक्ष्मण ने सभी धनुषों को कैसा बताया है? तो उन्होंने बताया कि सब धनुष तो समान हैं, है ना। तो भैया समान यहाँ पर इसका आंसर होना चाहिए। यस, इसका आंसर जो है सब समान है। परशुराम लक्ष्मण का बात क्या समझकर नहीं करते? वो कहते कि बालक है, बालक बोली बधो नहीं तो ही, मैं बच्चा समझ रहा हूँ आपको। परशुराम अपने आपको किस कुल का द्रोही यानी कि दुश्मन बताता है? वो क्षत्रिय इसका आंसर होगा, क्षत्रिय कुल का द्रोही बताता है वो। और देवता ब्राह्मण भक्त और गाय इन पर कौन वीरता नहीं दिखाते? तो इन पर जो रघुकुल में इन पर वीरता नहीं दिखाते। परशुराम ने सूर्यवंश का कलंक किसे कहा है? तो सूर्यवंश का कलंक उन्होंने कहा कि लक्ष्मण बनेगा। चलिए ये आपके प्रश्न हो गया। अब आप गद्यांश कविता हो गई। श्री कृष्ण के मित्र का क्या नाम है जो गोपियों को योग का संदेश देता है? तो भैया वो सिंपल सा है, बड़ा साधारण सा है, उद्धव इसका आंसर है। कवि ने आत्मकथ्य कविता में संसार को क्या कहा है? तो संसार क्या है कवि के अकॉर्डिंग? 4 ऑप्शन में से यहाँ पर आप देखेंगे तो ये है नश्वर, है ना, मतलब नष्ट होने वाला है। अब आपको वर्णनात्मक आंसर है, यानी कि लॉन्ग टाइप के हैं।
जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात नहीं देखा था तब तक उसकी मानस पटल पर उनका कौन सा चित्र रहा होगा। तो वो सोच रहे थे शायद कोई कैप्टन है जो या तो आर्मी से रिलेटेड होगा, फ़ौज में गया होगा, हिस्ट पुस्ट हट्टा कट्ठा होगा, और जो आज़ाद सिंध का कोई सिपाही होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। और उन्होंने देखा तो वो एक बूढ़ा आदमी सा। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों की अचरज का कारण क्यों थी? बाल गोविंद भगत की दिनचर्या अचरज का कारण इसलिए थी क्योंकि वो ठंड हो, सर्दी हो, गर्मी हो, सुबह नहाना, रोज़ जल्दी उठना, वही सेम रूटीन, सुख में दुख में सब में एक जैसा रहना, ये लोगों की अचरज का कारण था। लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है? तो जब लेखक ट्रेन में चढ़े तो भैया जो नवाब साहब थे उन्होंने मुंह फेर दिया। उन्होंने उनसे बात करनी चाहिए लेकिन उन्होंने बात नहीं करी, है ना। तो इस तरह से उन्हें लगा कि ये मतलब इंटरेस्ट नहीं है, उत्सुक नहीं है। वो लंगड़ा क्या जाएगा फ़ौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की टिप्पणी पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? तो भैया देखो, किसी को भी उसके शरीर से जज नहीं करना चाहिए, और कोई इस तरह का अगर है तो क्यों हमने किसी का मजाक बनाना, तो किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। जो इस तरह का मजाक बनाते हैं वो अच्छे इंसान नहीं होते। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान करने में क्या व्यंग्य है? तो गोपियाँ उद्धव को भले भाग्यवान कहती हैं लेकिन वो भाग्यवान नहीं, बल्कि वो कहते हैं कि तुम्हारी किस्मत ख़राब है, तुम्हारी फूटी किस्मत है, तुम कृष्ण के साथ रहकर भी इनके प्रेम को नहीं समझ पाए, है ना। इस तरह से लिख सकते हैं। सभा में परशुराम ने अपने विषय में क्या क्या कहा? तो परशुराम ने कहा कि भाई मैं क्रोधी हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं बड़ा ताकतवर हूँ, मैंने कई बार क्षत्रियों को मार दिया, मैं तुम्हें भी मार दूंगा, मेरा फरसा, मेरा ये, मेरा वो, मतलब बहुत सारा वो बताते हैं। उन तथ्यों का उल्लेख कीजिए जिन्हें कभी अपनी आत्मकथा में नहीं कहना चाहता। तो भैया कवि कहता है कि भाई मेरी पर्सनल है, मेरी यादें हैं, क्यों मैं किसी के साथ शेयर करूं? अपनी प्रियतमा के बारे में वो शेयर नहीं करना चाहते हैं। अब वो कहते हैं कि मेरी यादें हैं, वो दुख भरी हैं, तो मैं लोगों को क्यों सुनाऊं, मैं लोगों को भी दुखी करूं। इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। और गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिससे वह अपना मन वापस लेने की बात करते? तो भैया बहुत सारे परिवर्तन आ गए। पहले तो वो राजा बन गया, पहले वो खुद आता था, अब उसने मैसेंजर भेज दिया। पहले वो मतलब हमसे मिलने के लिए व्याकुल रहता था, अब वो मिलना तो क्या, उसने योग संदेश हमारे लिए भेजा है। तो बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा लॉन्ग टाइप के और क्वेश्चंस आ जाते हैं आपको कृतिका के। तो कभी श्वेत और कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की वह संकेत करता है? साना साना हाथ जोड़ी पे। तो भैया सफ़ेद, जब किसी बुद्धिस्ट की डेथ होती है तो सफ़ेद, और जब कोई शुभ काम होता है तो रंगीन पताकाओं का फहराया जाता है। तो आप इस तरह से इसे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके लिख सकते थे। आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? अब माता का आंचल के आधार पे आपको बताना है। तो भैया देखो, बच्चों का स्वभाव होता है जब कोई दोस्त खेल रहे हों तो सब कुछ भूल जाते हैं, जाड़ा गर्मी बरसात धूप मार पीट खाना पीना सब भूल जाते हैं। तो भैया वही भी भोलानाथ भी तो बच्चा ही है, अपने दोस्तों को देखता है और सिसकना भूल जाता है ना। उसका बाल स्वभाव है, जैसे बच्चे करते हैं वैसे भोलानाथ भी है। बच्चे अपने माता पिता के प्रति प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? तो भैया बच्चों का अलग अलग तरीका होता है। कुछ बच्चे मम्मी पापा को गले लग के, कुछ उनका कहना मान के, कुछ उनकी हेल्प करके, उनके छोटे छोटे काम करके। भैया बहुत अच्छा पढ़ लिया आपने, बहुत अच्छे नंबर आपके आ गए, तो आपने उन्हें खुश कर दिया। तो अलग अलग तरीका होता है उनको देने के लिए। अच्छा, यहाँ पर एक विषय पे आपको अनुच्छेद लिखना होता है। ये टॉपिक आपको दे रखे हैं, आपसी सहयोग का महत्व क्या होता है। तो ये संकेत बिंदु आपको पढ़ने हैं। और आपसी सहयोग मतलब एक दूसरे को हेल्प करनी चाहिए, हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। जैसे मैंने देखा कि बच्चे एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं एग्ज़ाम में, एक दूसरे को नकल करवा के। तो ये सपोर्ट नहीं है, ये कहीं ना कहीं हम दोस्ती नहीं बल्कि हम दुश्मनी निभा रहे हैं बच्चों के साथ। भले अभी आप उन्हें बता रहे हैं अच्छा लग रहा, लेकिन इन फ्यूचर ये सही नहीं रहेगा कि आप बता रहे हो, उसे खुद करने दो। तो आप सहयोग की बहाना, हेल्प करना, भाई कॉपी पेन नहीं है आपने दे दिया, कई बार पानी वगैरह नहीं है, लंच नहीं है, कोई सवाल समझ में नहीं आ रहा है नॉर्मल डेज़ में तो समझा दिया। पर्यावरण में वृक्षों का महत्व क्या होता है? तो भाई वृक्षों का ही महत्व होता है पर्यावरण में। ये सारे टॉपिक लेंगे आप इससे उसमें।
तो भी पर्यावरण में वृक्ष जो है हरा भरा रखते हैं, उसमें ऑक्सीजन वगैरह है ना, साथ में ठंडी हवा चलती है, बहुत सारे पेड़ जहाँ होते हैं वहाँ बारिश भी ज़्यादा होती है, पर्यावरण अच्छा होता है ना। स्वास्थ्य और चिकित्सा की ज़रूरत, ये लिखेंगे आप, स्वास्थ्य और चिकित्सा बहुत ज़रूरी है भैया। इंसान एक रोटी कम खा ले, थोड़ा सा कम खुश रह ले, मतलब उन्हें सुविधाएं कम मिले, लेकिन स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, है ना। तो इस पर आप लिख सकते हैं। आप महेंद्र या मनीषा है, दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। तो आपने क्या करना है, दैनिक हिंदुस्तान दिल्ली के संपादक को आपको बताना है कि भैया दिल्ली में प्रदूषण ज़्यादा बढ़ रहा है। आप इन्हें बताएं कि वे लोगों को जागरूक करें कि वो प्रदूषण ना करें, गाड़ियों का व्यक्तिगत वाहनों का प्रयोग कम करें, सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करें, बच्चों पर ध्यान दें, बच्चों पे, बूढ़ों को उन्हें बाहर ना जाने दें बेमतलब का, है ना। तो आप लिख सकते हैं। इसी तरह से आप रहीम या राखी हैं, आपका अपने दैनिक जीवन में आपको आगे बढ़ने में आपके फूफा जी के कठिन परिश्रम का महत्वपूर्ण योगदान। आपके फूफा जी ने आपको हेल्प करी, फूफा जी को धन्यवाद देना अपने के लिए। आदरणीय फूफा जी कैसे हो, हाल चाल पूछा और फिर आप बता दें कि भाई मैं आज यहाँ पहुँच गया, मैंने आज 10-12 पास करके मैं बहुत अच्छी जॉब कर रहा हूँ, लेकिन इस जॉब का क्रेडिट आपको जाता है, आपने ही मुझे हेल्प करी, आप ना होते तो मैं यहाँ ना पहुँच पाता, आप बहुत मतलब आपने बहुत मदद करी। इस तरह से आप लिख सकते हैं। आप अरुणेश हैं या अरुणिमा हैं, आपको गुरु हरिकृष्ण पब्लिक स्कूल ज्योति नगर में एक पोस्ट अध्यापक के रूप में आवेदन करना है। तो आपको क्या करना है, बायोडाटा, स्ववृत्ति लेखन आपको लिखना है। तो आप लिख सकते हैं स्ववृत्ति लेखन बायोडाटा का पूरा फॉर्मेट मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है, आप एक बार ज़रूर जा कर के देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, साथ में अपने जो व्हाट्सएप का जो हमारा चैनल है उस पर भी मैं डाल दूंगा। या तो ऊपर वाला कर लें या ईमेल लेखन। ईमेल लेखन का भी आप जो सेम इसका पत्र लेखन की तरह होता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज रहता है, तो आप ये वाला भी आप लिख सकते हैं। सामाजिक विज्ञान विषय की पाठ्य पुस्तकें मंगवानी है तो नॉर्मल पत्र भी लिखते हैं पुस्तक विक्रेता को, यहाँ पर आप ईमेल लिखेंगे। अब एक विज्ञापन आप लिखेंगे, है ना। या देखो आपके चाचा ने पुस्तक की दुकान खोली है, बहुत सारे बुक्स हैं वहाँ पर, नई बुक्स है, पुरानी बुक्स हैं, सेकेंड हैंड मिलती है, कवर लगता है, सारी चीज़ें, है ना। तो इसके लिए प्रचार प्रसार के लिए विज्ञापन देना है। चाचा को लगा कि भाई आप 10th क्लास में पढ़ते हो, आपको विज्ञापन लेखन पढ़ाया गया है, तो आप एक आकर्षक विज्ञापन लेखन तैयार करेंगे। तो आप सबसे पहले देखो बॉक्स बना लें, ये चाहे संदेश लेखन हो चाहे आपका विज्ञापन लेखन हो, बॉक्स आपको बनाना है। इस तरह का आपने बॉक्स बना दिया। बॉक्स में आप सबसे ऊपर लिखेंगे विज्ञापन लेखन का टॉपिक। यहाँ पर आप देखो चाचा की एक पुस्तक की दुकान है, तो यहाँ पर एक आदमी बना दिया, यहाँ पर बहुत सारी पुस्तकें रख दी, अलग अलग टाइप के छोटे छोटे पुस्तक हैं, है ना, यहाँ पे रख दिया। और यहाँ पे आप लिखेंगे एक स्टार टाइप का बना दें, है ना, इस तरह से लिख दें आप, जिसमें आप बता रहे हो कि भैया खुल गया। यहाँ पे छूट देंगे, भारी छूट, सेकेंड हैंड पुस्तकें भी मिलती हैं, फर्स्ट हैंड में छूट है, NCERT में छूट है ना। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। और ये शुभकामना संदेश भी आपके बड़े भाई की पहली एनिवर्सरी है, वैवाहिक वर्षगांठ है, तो आप बताएंगे नवीन है या निवेदिता हैं आप, भाई को आपको हैप्पी एनिवर्सरी करना है। तो भाई एनिवर्सरी के लिए यहाँ पर जो है केक भी बढ़ता है, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा एक छोटा सा केक बना देंगे, हल्के से यहाँ पर देखो छोटे छोटे बैलून लगा दिए, और आपने एक आकर्षक बनाना है, एक स्लोगन लिख दे भाई के लिए, है ना, शायरी लिख देंगे तो आपका हो जाएगा। तो ये था पेपर आपका, बहुत ही ईजी था। बाकी कितने मार्क्स आपके इवनिंग शिफ्ट के आ रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपने मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट दोनों पेपर देख लिए हैं तो आप मुझे कंपैरिजन बताएं कि इवनिंग का ज़्यादा कठिन था कि मॉर्निंग का, और आपको कौन ज़्यादा ईजी लगा, कौन कठिन लगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करके शेयरिंग कर देना। धन्यवाद।